जय हिंद बच्चों। हम अपना पिछली क्लासों में अपनी पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और कल मैंने आप लोगों को वादा भी किया था कि हम लोग जो है आज इसके क्वेश्चंस देखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम से जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं सब के सब मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। और साथ के साथ ही हम उनको सॉल्व भी कर लेंगे, जो आंसर होगा उनको वो टिक कर लेंगे साथ के साथ ही, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस साथ के साथ हो जाए। और हम लोग क्या करेंगे, कल फिर एक क्लास लगेगी, उसके अंदर भी हम 40 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे, 40 से ऊपर। आज भी हम 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को केमिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल क्लियर है, मैं चाहूँगा कि वो बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें, ठीक है। और जिन बच्चों ने कर लिया है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिन्होंने केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अपना पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या कह रहा है? कह रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चंस मैंने कुछ दिन पहले भी कराए थे, जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आपको करा रहा था, जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंप्लीट कर लिए थे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स हैं, जो पेपर में आए हुए हैं, पेपर में थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम के ये ऐसे क्वेश्चन कराए थे, दोबारा से पहले भी कराए हैं, लेकिन अब मैंने ये अलग से दिए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आप टिक करते चलिएगा, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया है, रिएक्शन रुक जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर होती है, रिएक्टेंट पूरे प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। बताइए क्या होगा। क्या रिएक्शन रुक जाएगी? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, उसमें रिएक्शन रुक जाती है? नहीं रुकती, नहीं रुकती, रुकेगी ही नहीं, पहला तो कट हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, सिर्फ फॉरवर्ड होती है, देखो ना, फॉरवर्ड थोड़ी तो होती है। देखो अगर बना H2+ ऑफ I2, ठीक है, इज इक्वल टू बनेगा, ये इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर, ठीक है। इक्विलिब्रियम जब होगा तो बनेगा 2HI, ये बनेगा H2+I2 इक्विलिब्रियम ऑफ 2HI, ये रिएक्शन बनेगी, ठीक है। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम का ही है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसके अंदर देखिए आप, पहले तो ये जो रिएक्टेंट्स है ये मिलकर आपस में ये बना रहे हैं। अब इसमें एक बात और है, यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ बताती है, ये बताती है अभी ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। और ये जो बताता है ये वाला, ये बता रहा है कि ये दोबारा से टूटकर ये बना रहा है। ऐसे ही इनकी साइकिल चल रही है, ये चल रही है साइकिल। पहले ये टूटे, ये जुड़कर ये बनाएंगे, फिर ये टूटकर ये बनाएगा, फिर दोबारा से ये जुड़कर ये बनाएंगे, फिर ये दोबारा से टूटकर ये बनाएगा। ऐसे प्रोसेस इनकी चलती रहेगी, ऐसे ही इनकी प्रोसेस चलती रहेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम यही कहता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम अगर ये कहता है भी रिएक्शन चलती रहेगी, तो पहले वाला तो कम बाहर ही हो गया, अभी रिएक्शन रुक जाती है, ऐसा तो होता ही नहीं है, चलती रहती है रिएक्शन। इसमें तो टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन रुकती नहीं। उसके बाद बोला इसने फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या यहाँ सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है? क्या सिर्फ बन रहा है? नहीं, बैकवर्ड भी जा रहा है, टूट भी रहा है, यानी कि जो बन रहा है उससे बैक भी जा रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी नहीं होगा इसका, अकेली फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद बोला गया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड अलग मार कर ले। देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट बराबर होती है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो बराबर होती है। यस, ऐसा होता भी है। देखिए जितनी स्पीड में ये बन रहा है उतनी स्पीड में ये बनेगा, जितनी स्पीड में जुड़कर ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी स्पीड के अंदर ये प्रोडक्ट टूटकर रिएक्टेंट बनाएगा। मैंने बताया था ना आपको, हमेशा रिएक्शन की लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है,
ये कंसेप्चुअल नहीं है। अगर वैसे कंसेप्ट से देखा जाए तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, बस आपको सिंपल याद रखना है ये बात। ये अपना ही एक ट्रिक होता है। जो लेफ्ट साइड में होगा, ये वाले लेफ्ट साइड में ये रिएक्टेंट होंगे हमेशा, और जो राइट साइड में होगा ये हमेशा आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट है और ये सॉरी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट जुड़कर प्रोडक्ट बनाते हैं, जितनी स्पीड से बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, यानी कि दोनों का रेट सेम है। दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट सेम है। जितनी स्पीड से ये चल रहा है, बन रहा है, उतनी स्पीड से टूट भी रहा है। तो कहने का मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन अगला भी पढ़ना है, रिएक्टेंट्स पूरे प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। क्या ऐसा हो रहा है केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही बदल रहे हैं? नहीं, प्रोडक्ट से फिर दोबारा से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। बचा क्या? फिर 100% गारंटी रहेगी कि यही आंसर है, इसमें पेपर में गलत होगा ही नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम किस प्रकार के रिएक्शन में होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम को किस प्रकार के रिएक्शन में होता है? क्या ये वाली रिएक्शन एग्जाम्पल है? अभी हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, जो इसके ऊपर हमने निशान वगैरह लगाए हैं। ठीक है, दैट्स देन ये यहाँ से ये लो, हो गया काम। अब देखो, अब ध्यान से देखना, इसने बोला है केमिकल इक्विलिब्रियम किस प्रकार की रिएक्शन में होता है, यानी कि रिएक्शन बतानी है किस टाइप की होती है। इरिवर्सिबल, यानी कि सिर्फ रिवर्स रिवर्स होगी, यानी कि रिवर्स नहीं होगी, सिर्फ आगे आगे की तरफ जाएगी। फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगी, मतलब बैकवर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगी ये? बैकवर्ड। हाँ सर, ये बैकवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी जा रही है और फॉरवर्ड भी जा रही है, फॉरवर्ड हो रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल। अगला बोला गया है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है ये, जब तक मेरी बात सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मान के चलिए, मैं आपको कहता हूँ आप गाड़ी आगे ले गए और फिर दोबारा पीछे की तरफ करने को कहता हूँ, आगे ले जानी पड़ेगी ना पीछे की तरफ करने के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, आप चले गए और मैंने आपको वापस बुलाया, तो आपको रिवर्स होके आना पड़ेगा, वापस मुड़ के आना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है। यहाँ हो रहा है क्या? पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। ये दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट टूटकर इन दोनों को बना रहा है। तो इसमें रिवर्सिबल भी चल रही है और फॉरवर्ड भी चल रही है और रिवर्सिबल भी चल रही है। मतलब क्या, रिएक्शन को पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो यार हर एक रिएक्शन बनाती है, ये याद रखना, प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करता है। और जहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे, वहीं पर इक्विलिब्रियम होता है। ये नहीं, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मैं बोलता हूँ रिएक्शन है कोई H2 प्लस ऑफ O2, यहाँ पर लगेगा 2, ये बना 2H2O, वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही बनता है, क्योंकि अगर आप H2, आपने देखा होगा H2O होता है, H2O होता है। लेकिन क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो कम कैपेसिबल होता है, यानी कि ताकत कम होती है, और इसमें भी कम ताकत होती है, इसलिए अपना भाई साथ में लेकर आता है। ये डरता है बाहर अकेला निकलने से। क्या करता है? डरता है बाहर अकेला निकलने से, कि कहीं कोई मुझको मार ना दे। ठीक है, तो ये अपने भाई को साथ लेकर आता है, हाइड्रोजन भी, और ये भी हमेशा अपने भाई को साथ लेकर आती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी, क्योंकि अभी कमजोर है, उठा के कोई ले जाएगा साथ में। तो ये भी अपना अकेला, मतलब अकेला निकलने से डरता है, अपने साथ भाई लेकर आता है। कुछ होते हैं Cl भी अपने साथ भाई लेकर आता है, हमेशा Cl2 लिखा जाता है हमेशा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें याद रखना। तो ये क्या फॉरवर्ड, ये क्या इक्विलिब्रियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। जैसे जितना मैंने आप लोगों को चैप्टर कराया है, एकदम बेसिक से चैप्टर कराया है, बिल्कुल डीप गए हैं। तो बताइए मेरे को, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम का कंडक्ट करेगी, यानी कि बनाएगी? नहीं बनाएगी, क्योंकि इसमें रिवर्स ही नहीं हुआ, इसमें रिवर्स हुआ ही नहीं। प्रोडक्ट बनाना तो काम है, वो तो हर जगह रूल फॉलो होगा भी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, रूल है वो, तो उसको तो नहीं तोड़ सकते आप लोग। लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए। वो रिएक्शन से प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनने चाहिए, उसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम काम करेगा। तो ये वाली तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं होगी, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दिया। अब इस पर आते हैं,
ये वाली रिवर्सिबल हो रही है। देखो, इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन ही रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन काम करेगी। कौन सी रिएक्शन काम करेगी, रिवर्सिबल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो हमने इसके ही आगे पार्ट पढ़ाए थे, आपको याद करो। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो मैंने आपको इसी में पार्ट पढ़ाए थे। ये हीट निकालेगा, ये हीट बाहर निकालेगा, ये अंदर जोड़ देगा हीट। ठीक है, तो ये भी इसके पार्ट्स हैं, तो इसमें अलग से नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। ये दोनों गलत होंगे। ठीक है, समझ आया इतना, ऑल क्लियर हो गया। देखो, मैंने इसलिए समझाया ये चीज़ रिवर्सिबल वाली, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए भी हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही ये जो इक्विलिब्रियम है ये बनेगा, अदरवाइज किसी रिएक्शन में नहीं बनने वाला। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पर, ये वाला, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताइए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब इनकी जो भी क्वांटिटी है वो बराबर होगी, क्वांटिटी बराबर होगी। क्वांटिटी का मतलब कि संख्या, मान के चलो संख्या बराबर होगी। अब मेरे को बताइए, ये दोबारा से लिख देता हूं मैं। यहाँ पे है H2 की जगह कुछ और ही ले लें, N2 प्लस ऑफ 3 ले लेते हैं O2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2NO2। ऐसा करो आप लोग, यहाँ पे ले लो 3O2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फिर 3। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि रिएक्शन तो यही बनेगी। अब देखो, अगर ये रिएक्शन है N2, मेरे कहने का मतलब है, जो मैंने इसमें बताया आपको भी, क्या कह रहा है, क्या इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब क्वांटिटी सेम होती है, रिएक्टेंट जितने होंगे उतनी प्रोडक्ट होगी। यस, होगा। ये तो बैलेंसिंग रूल भी कहता है, बैलेंसिंग रूल भी कहता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को, दोनों को क्या करो, आप बराबर करो। जो प्रोडक्ट बना है और जो वो बना है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बराबर करो, क्वांटिटी को बराबर करो। ये बैलेंसिंग रूल भी कहता है, बैलेंसिंग रूल भी कहता है और इक्विलिब्रियम भी कहता है। क्योंकि देखिए, बेसिक सा फॉर्मूला है उसका, क्या कहता है, यहाँ पर अगर N2 है तो यहाँ पर भी 2 N होने चाहिए। अगर यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन होने चाहिए। अब देखिए, सिंपल सी भाषा है, अगर आप लोग लिख लेते हैं ऐसे, जैसे बनाना नहीं कई बच्चों को आता होगा, आपने लिखा NO, ये लिख दिया, ये पता है आपको यहाँ पर N है, यहाँ पर O है। अब आपको ये ध्यान में देना है कि N कितने हैं, N है 2, तो आपने 2 लिख लिया। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है, 6 है, 6 ऑक्सीजन है, तो 2 तो यहाँ पहले ही आ गया। अब 2 को 6 से डिवाइड कर दो, बचा कितना, 3, तो यहाँ 3 पैरों में लिख दो, बन गया। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, 2 दिए 6 ऑक्सीजन है, तो क्वांटिटी सेम, दैट्स द आंसर। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बराबर रहती है, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर है। अब क्लियर हो गया क्वांटिटी वाला, कंसंट्रेशन वाला चैप्टर आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसके ऊपर हमने सेकंड क्लास की थी, अपनी सेकंड क्लास की थी यूट्यूब पर। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, अब मैं आपसे ही पूछूंगा ये क्वेश्चन, किसने दिया था। अर्हेनियस ने दिया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अर्हेनियस कैसे दे सकता है। ओस्टवर्ल्ड ने दिया था, नहीं दे सकता ओस्टवर्ल्ड भी। गोलबर्ज दे सकता है, और उसका दोस्त वागे। गोलबर्ज साइंटिस्ट या असिस्टेंट मान लो, चाहे दोस्त मान लो, चाहे भाई मान लो, चाहे रिश्तेदार मान लो, कोई भी मान लो। अगला है ली चार्टलियर, ली चार्टलियर, चैटलियर, ली चैटलियर। अब मेरे को बताइए क्या हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो एक प्रिंसिपल ही है, ये तो एक प्रिंसिपल है, तो ये तो होगा ही नहीं, प्रिंसिपल ही है एक, ये तो हमने पढ़ा था अभी अभी, कल ही पढ़ा है ये, पर ये वाला हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में, ली चार्ट लेयर लो,
ये तो नहीं होगा सर। ये वाला होगा, ये वाला। गुलबर्ग और उसका दोस्त या उसका रिश्तेदार या उसका भाई, पड़ोसी भी मान सकते हो सर, पड़ोसी थोड़ी ना होते हैं। पड़ोसी तो अब देख के राजी ही नहीं है किसी को, पड़ोसी थोड़ी ना साथ देगा। तो ये दोस्त मान लो, दोस्त है, भाई भी आजकल। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी का यूनिट होता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन क्या होता है। ऑलवेज यूनिट होता है उसका, हमेशा यूनिट नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन, दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन बताए थे मैंने आपको, दो तरह के कांस्टेंट बताए थे। यहाँ से मिटा दे इसको, मिटा दो इसको सर। ये रहा आपका के सी और ये रहा आपका के पी। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर। यानी कि ये वाला जो होता है हमेशा गैसियस के लिए यूज़ होता है, गैसियस रिएक्शन के लिए, ठीक है। और ये वाला दोनों में हो जाता है। वैसे तो गैसियस में ये यूज़ होता है और ये बाकी जो रिएक्शन बच गई उसमें यूज़ होगा। गैस वाली रिएक्शनों में सारियों में केपी यूज़ होता है, क्योंकि गैस का जो प्रेशर होता है वो वही मापा जाता है, प्रेशर में ही मिलता है, कंसंट्रेशन कभी गैस की होती नहीं। तो इसीलिए इसको गैसियस के लिए बनाया गया है और इसको बाकी सब के लिए बनाया गया है, जो भी कंसंट्रेशन में होंगे, अमाउंट में होंगे, ठीक है, उस चीज़ों में बनाया गया है। अब देखिए बोल रहा है केसी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि इसकी यूनिट हमेशा होती है। यहाँ पर दिया हुआ है ना क्वेश्चन, ऑलवेज यूनिट होता है, हमेशा यूनिट होता है। तो ऐसा बेटा नहीं होता कभी, हमेशा इसकी यूनिट नहीं होती, केसी की हमेशा यूनिट नहीं होती। क्या इसमें गैस रिएक्शन होगी, सिर्फ गैस रिएक्शन में यूज़ होगा? केसी गैस रिएक्शन के लिए बना है, बना है गैस रिएक्शन नहीं सर। केपी बना है गैस रिएक्शन के लिए, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये गैस रिएक्शन के लिए बना है। हम उनको उड़ाएंगे पहले जो उनसे नहीं होते हैं, ठीक है। जो आंसर नहीं है वो उड़ाने हैं, जो बच जाता है उसका आंसर 100% गारंटी रहेगी कि वही आंसर होगा। अगर आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर लगाते हो जिसका आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, उसको पता है। लेकिन आप ऐसे ही डाउट में हो भी, इसका आंसर ये हो सकता है नहीं हो सकता, आप सीधा जाकर कह दो सर इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, वो भी छोड़ दो, वो भी ना देखो, ये भी ना देखो सर इसमें लिखा है कभी 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 नहीं, तो ये आंसर होगा। और आप फिर बाद में दोबारा इसी क्वेश्चन पे लौटोगे, जब आप आगे निकल जाओगे क्वेश्चन करने के बाद फिर दोबारा लौटोगे, यार इसमें कहीं ना डाउट है मुझे, इसमें डाउट है, हो सकता है कुछ और हो सकता है कुछ और हो, उसमें डाउट रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, ये वाला चेक कर लिया गलत है भाई, ये तो होगा ही नहीं आंसर, ये वाला चेक कर लिया तो 100% गारंटी है नहीं होगा, ये वाला कर लिया यूनिट लेस तो कभी होता ही नहीं है, तो बचा क्या? 100% गारंटी है, दोबारा मुड़ने का अब चांस ही नहीं है, दोबारा मुड़ने का चांस ही नहीं बचता कि हम दोबारा मुड़कर इसको ठीक करेंगे। बचा चांस, क्योंकि हमने इसको गलत ठहराया है, हमें पता है, क्योंकि हमने अपनी थ्योरी यूज़ की और इनको कहा कि ये गलत है जो मैंने टिक किए हैं, जो बच गया वही आंसर होगा, 100% गारंटी। दोबारा मुड़ने का आओगे, मुड़ कर आओगे इस क्वेश्चन पर? नहीं आओगे। गिल्ट आपको वो भी, मतलब आपको बुरा भी नहीं लगेगा यार मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, नहीं लगेगा, क्योंकि पता है आपको अभी क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता। इसीलिए मैं जब भी करा रहा हूँ आपको, जितने भी करा रहा हूँ, सब में पहले वो निकाल रहा हूँ जो गलत है, जो गलत है वो निकाल रहा हूँ, और जो बच जाता है वही आंसर होता है। और 100% गारंटी है जो भी मैं निकाल रहा हूँ वो आंसर है, सबके सब जो भी मैंने लगाई सब आंसर है। अगला देखो, केसी का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब, अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाए तो बताइए क्या होगा? केसी की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाए तो क्या होगा, बताइए। अरे भाई, अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, याद करो, याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर मैंने बताया था आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर बताया था मैंने, जब मैंने केसी कराया था उसमें बताया था कि अगर केसी की वैल्यू, अगर केसी की वैल्यू एक से बड़ी हो तो क्या होगा? अगर एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट बनेंगे, सॉरी प्रोडक्ट बनेंगे। कौन क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। और वो भी कितने बनेंगे? ज़्यादा बनेंगे, इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीज मात्रा में बनेंगे, क्वांटिटी के अंदर बनेंगे। और रिएक्टेंट जो है वो कम बचेंगे, रिएक्टेंट क्या बचेंगे? कम, ऐसे डाल दूँ, ठीक है, कम बचेंगे। और रिएक्शन जो होगी वो
प्रोडक्ट की तरफ झुक जाएगी, रिएक्शन जो होगी वो प्रोडक्ट की तरफ झुक जाएगी। मैंने आपको यही बताया था। सर सही बोला आपने। तो कहने का मतलब क्या है, अब केसी से छोटा होगा। अगर एक कंडीशन ये थी, केसी अगर एक से छोटा हो, जैसे 0.01 हो, 0.02 हो, 0.05 हो, कुछ भी आए केसी, यार वो कैलकुलेशन का मैटर है ही नहीं है। जब कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो केसी से अगर छोटा है तो उसमें क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होगा। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन किससे पूछा गया है, क्या केसी की वैल्यू बढ़ाने पर, यानी कि ज़्यादा होने पर, होने का मतलब क्या होगा, क्या रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल वाली तो बात ही नहीं है इसमें, स्टेबल तो कभी होती ही नहीं, स्टेबल तो होगी नहीं। इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर चलती रहेगी रिएक्शन। बताया था ना अभी अभी, रिएक्शन इधर से उधर घूमती रहेगी, ठीक है, कभी स्टेबल नहीं होगी, इधर से उधर घूमती रहेगी, ठीक है। अब रिएक्शन नहीं होगी, ये वाला हो सकता है सर, ये वाला पहले आगे देख लेते हैं। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ये बात भी है। रिएक्शन नहीं होगी, अरे रिएक्शन नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं भाई, बनेगा ही नहीं। रिएक्शन नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम किस चीज़ का, अब इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं। जब तुमने कहा है, देखिए इसमें बोला गया है इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा। अब मेरी भाई मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन पूछा है कि केसी का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है, अब मेरे को बताओ यार, अगर केसी की वैल्यू पूछी गई है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, क्योंकि केसी की वैल्यू पूछी है। अगर नहीं होती तो केसी पूछता ही क्यों, सीधा पूछता इक्विलिब्रियम कहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। वही होगा फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं होगा, या एक एक जगह लिख देगा ऑप्शन में बैकवर्ड रिएक्शन में नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो केसी लिखा है, केसी की वैल्यू बढ़ाने की बात कही गई है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हमेशा होगा। तो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। बच गया जो आंसर, जय माता दी, लगा दो, आंसर आ गया। देखा, रिएक्शन नहीं होगी तो भाई इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं, रिएक्शन कभी स्टेबल ही नहीं होगी। ज़्यादा स्टेबल थोड़ी ना करनी है, स्टेबल है बन रहे हैं भाई, इधर से उधर बन रहे हैं, बस इतना स्टेबल बहुत है। ज़्यादा करके क्या करेंगे, उसका ज़्यादा करने की बात कहीं हुई नहीं है इसमें। तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाए, हाँ प्रोडक्ट हो सकते हैं और रिएक्टेंट हो सकते हैं, रिएक्शन स्टेबल नहीं होगी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट स्टेबल हो सकते हैं। देखो केसी से अगर केसी एक से बड़ा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, ये रियलिटी है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। समझ आया इतना, ठीक है, ठीक है ना, सिंपल है। तो अब अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन बोला गया है, केसी की वैल्यू डिपेंड करती है कि किस पर डिपेंड करती है। पहले बताइए, केसी लिखा गया है बच्चों, केसी, तो प्रेशर की कोई बात होगी ही नहीं। मैंने बोला ना केसी जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, प्रेशर तो होगा ही नहीं, प्रेशर तो हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है के पी। तो ये कौन सा आ गया भाई, केसी है ये तो। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली है कि वो कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा, आंसर है। लेकिन अभी हमें आगे भी जाना है, कि अब तो आगे भी कुछ ना कुछ हो ऐसा जो हमें कंसंट्रेशन से रिलेटेड मिल जाए। हमें छोड़ना नहीं है, हमें पूरा श्योर होकर जाना है, श्योर होकर जाना है। तो आगे देखिए, टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर पर तो डिपेंड ही नहीं करता कभी कोई भी इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। डिपेंड करेगा, डिपेंड तो करेगा ही नहीं। लेकिन बात होती है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने की क्षमता कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पीड में फ़र्क पड़ सकता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, फिर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो कम हो जाएगी, और अगर जो टेम्परेचर घटा दिया तो ज़्यादा तेज हो जाएगी रिएक्शन। वो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन डिपेंड किस पर करता है बनने का, कंसंट्रेशन या प्रेशर होगा। केपी, केसी की बात की गई है, केसी की, इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं की गई। तो केसी की बात की गई तो डिपेंड तो वो टेम्परेचर पे करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें केसी है, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। और रही बात कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट तो कोई होता ही नहीं है भाई। कैटलिस्ट का क्या होगा, कैटलिस्ट कोई कांस्टेंट थोड़ी ना होता है। सिंपल समझ आ गया। अगला बोला गया है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है एनडीए के पेपर में आया है 2021 में, याद रखिएगा।
2021 में आया था। और अगला जो क्वेश्चन है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करता है, ये सीडीएस के 2016 में आया है। कोई बच्चा सोच रहा होगा ये दो किस चीज़ का है, जिसको नहीं सीडीएस के बारे में पता। सीडीएस के बेटा एनडीए और सीडीएस दोनों भाई होते हैं। कैसे? सीडीएस में भी आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या ओटीए, ये इनमें से कोई भी जॉब लग सकती है। और एनडीए के अंदर भी सेम प्रोसेस है। एनडीए के अंदर भी आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एक और होता है ओटीए, इनमें से कोई भी लग सकती है। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या होता है इसमें? जो होता है आपको 2.5 साल आपकी ग्रेजुएशन का होता है। ये +2 पास स्टूडेंट भी दे सकता है, +2 में है जो बच्चा वो भी दे सकता है। 11th का जो सितंबर में है, 11th में लगा हुआ है और सितंबर का एग्ज़ाम दे सकता है। जब वह 11th में है तो सितंबर वाला एग्ज़ाम दे सकता है इसका। और 2000 उसके बाद आगे जब वो 12th में हो जाएगा तो फर्स्ट एग्ज़ाम भी दे सकता है, अप्रैल में होता है। ठीक है, और एक होता है सितंबर में। तो एनडीए की ये बात होगी। और सीडीएस का भी साथ के साथ पेपर होता है, इसी वाले दिन पर होता है, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है। इसके अंदर क्या होता है, 2.5 साल की आपकी जो होती है वो ग्रेजुएशन, मतलब 2.5 साल की आपकी ग्रेजुएशन कराई जाएगी। कुछ भी वहाँ पर बीए, बीएससी, बीटेक वगैरह ये सब कराई जाएगी, जिस भी फील्ड में आप होंगे। अगर आप एयरफोर्स में गए हैं और नेवी में गए हैं तब तो आपकी बीटेक होगी। अगर आप आर्मी में गए हैं तब आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आपको पोस्ट बता देंगे आपकी क्या होगी। और ऑफिसर रैंक होती है, ठीक है, लेफ्टिनेंट। और 1.5 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। जो भी आपको जॉब मिली है, एयरफोर्स, नेवी, जहाँ पर ट्रेनिंग बेसिस है वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आता है सीडीएस। सीडीएस के अंदर जो होता है, देखिए मैं डिफेंस का ज़्यादातर तैयारी डिफेंस की कराता हूँ, मेरी कोचिंग में डिफेंसेस के ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ डिफेंस के बारे में ज़्यादातर। ठीक है, डिफेंस जो है सीडीएस में जो है, सीडीएस एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है। जो बच्चा ग्रेजुएशन के अपने 3rd ईयर में है, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है, वो बच्चा इस पेपर को दे सकता है सीडीएस के। ठीक है, सीडीएस में सेम प्रोसेस होती है, लेकिन ग्रेजुएशन जबकि आपकी यहाँ हो चुकी है, यहाँ हो चुकी है, जब आप पेपर देते हो ना उसमें ग्रेजुएशन पूछता है, ग्रेजुएशन हुई है या नहीं हुई है। ये ग्रेजुएशन लेवल का तो 2.5 साल कट हो गए, बचे कितने? 1.5 साल बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो। 1.5 साल बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो। एयरफोर्स में तो फ्लाइंग ऑफिसर, बाकी ये नेवी वगैरह में तो लेफ्टिनेंट ही होता है, आर्मी में भी लेफ्टिनेंट। और ओटीए का होता है 10 साल, 20 साल की सर्विस होती है, उसके बाद आप लोगों की जॉब लग जाती है। जॉब 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप लोग लेफ्टिनेंट बने जाते हो। ठीक है, तो सीडीएस और एनडीए क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करता है। मैं आपको कल ही करवाया था कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालता है, कल ही बताया था आप लोगों को कि कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालता है। कैटलिस्ट जो है वो क्या इफेक्ट डालता है, मैंने आपको कल ही बताया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या वो घटा देगा उसको, यानी कि केसी को बढ़ा देगा, केसी को घटा देगा? इक्विलिब्रियम की पोजीशन बदलता है? पोजीशन वाला तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, पोजीशन तो बदलेगी ही नहीं, पोजीशन जो है वो बदलेगी ही नहीं, जो है वही रहेगी। इक्विलिब्रियम एक ही जगह बनता है या दोनों पास से बनता है, इधर उधर, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो सेम रहती है, बदलता कभी नहीं है। सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऐसा कोई थोड़ी ना हो जाएगा अभी आप उसके ऊपर कोई चीज़ करोगे तो उसको हो जाएगा। ये बात करेगी डिपेंड केसी या केपी के ऊपर। ये वाली जो बात इसने कही है ये केपी और केसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो तेज बनेगा, वैल्यू कम है तो वही होगा, फिर कम धीमे चलेगा, फिर धीमे चलेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? केपी केसी। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, कैटलिस्ट के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसके ऊपर डिपेंड इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश होना इसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला, और बदलना भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला। तो बचा क्या? या तो केसी को बढ़ाएगा या केसी को घटा देगा। सोचिए क्या हो सकता है, कल कराया था, सोचकर बताइए क्या हो सकता है इनमें से, देखिए क्या हो सकता है। बताइए क्या हो सकता है, सॉरी कल तो गया। देखिए क्वेश्चन ये रहा, देखिए आपको क्वेश्चन बोला गया है तीसरा। ये सीडीएस के बारे में समझ आ गया ना, सीडीएस और एनडीए के बारे में समझ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट मैं मार्कर निकाल लेता हूँ, ये लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोला गया है आपको भी
कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करता है? कैटलिस्ट क्या करेगा? क्या केसी को घटा देगा? केसी को बढ़ाना, केसी को घटाना कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। केसी को घटाना या केसी को बढ़ाना किसके ऊपर डिपेंड करता है? केसी की वैल्यू के ऊपर। अगर केसी की वैल्यू G1 से बड़ी है तो वहाँ पर कैटलिस्ट बढ़ जाएगा, केसी बढ़ जाएगा, और केसी अगर छोटा है तो वहाँ पर घट जाएगा। ठीक है ना? तो ये डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ करेगा ना यहाँ करेगा। दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है ना, दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, ये वाला और ये वाला है। बोला गया है अगला, इक्विलिब्रियम की पोजीशन बदलता है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन बदलता है कैटलिस्ट। ऐसा हो नहीं सकता, इक्विलिब्रियम जहाँ होता है वहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। इक्विलिब्रियम जहाँ होता है वहीं रहेगा, कोई उसकी पोजीशन चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि वो फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है, दोनों तरफ होएगा। अगर वो फॉरवर्ड हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं है, और अगर बैकवर्ड हो रहा है तो वो पॉसिबल है ही नहीं बैकवर्ड वाला। अगर जो फॉरवर्ड ही नहीं है तो बैकवर्ड कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो बचा क्या? ये राधे श्याम हो गया। सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश होगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश होगा, और ये केपी और केसी पर डिपेंड करेगा। समझ आया? होल क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है केपी केसी, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरआरबी के एनटीपीसी में आया था। अभी भी आरबी एनटीपीसी के फॉर्म निकले थे पिछले महीने, उसमें ये क्वेश्चन आने, ऐसे क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये एनडीए के सॉरी आरआरबी के एनटीपीसी में आया हुआ है 2015 के एग्ज़ाम में। ठीक है, 2015 के एग्ज़ाम में। मैं इसलिए प्रीवियस ईयर भी साथ के साथ करा रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए और प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब ये तो फाउंडेशन बैच है, बेसिक है, बेसिक से लेकर एडवांस का बैच है। तो बेसिक्स टू एडवांस का जो बैच है ये बेसिक टू एडवांस ही नहीं है एक्चुअली। इसका नाम इसका नाम जो है ये है, जैसे आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने का, जीरो से एक्सपर्ट बनने का, केमिस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट बनना है। तो जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ एडवांस लेवल तक के। ठीक है, तो केमिस्ट्री के आप एक्सपर्ट बन सकते हो। इतना तो मैं कह नहीं सकता कि मैं भी केमिस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ, नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस है भी, हाँ बहुत कुछ आपके अंदर बदलाव हो जाएगा। इसके अंदर आपको अच्छे से केमिस्ट्री आने लग जाएगी। इन चीज़ों की जो बैच में मैं कराऊंगा उससे अच्छे से केमिस्ट्री आ जाएगी, कोई भी पेपर आसानी से केमिस्ट्री का तो निकल ही जाएगा। ठीक है, अगर देखिए केपी और केसी का रिलेशन है, मैंने ये वाला आपको कराया था और इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। मेरे ख्याल से हमने इसके 10 या 12 न्यूमेरिकल्स भी किए थे पीछे मैंने क्या दो क्लासों पहले, इससे 2 क्लासों पहले, इससे और इससे पिछली क्लास और इससे पिछली क्लास, यानी कि 2 क्लास से छोड़कर पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था केसी और केपी का रिलेशन क्या होता है। क्या ये होगा? नहीं होगा सर। क्या ये होगा? होगा सर, यही होगा। केपी इज इक्वल टू के सी आर टी ऑफ डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है? गैसियस स्मॉल माइनस रिएक्टेंट स्मॉल्स। आंसर आ जाएगा आर टी। समझ गए सर हम? आर टी का मतलब क्या होता है? आर टी होता है, आर होता है आपका गैसियस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट होता है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है 0.082। यही वैल्यू होती है ना? यही होती है सर। ये आर इज इक्वल टू 0.082, यही वैल्यू केपी की, सॉरी केपी कह रहा हूँ, आर की वैल्यू होती है। और टी जो होता है टेम्परेचर होता है, ये आपको केल्विन में दिया जाता है। केल्विन में 1 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, केल्विन के अंदर मापना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर केल्विन में दिया है तो ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया तो उसको 273 में जोड़ दो जितना है, उस वो डबल हो जाएगा किसके अंदर? केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, केल्विन में बदल जाएगा। आगे भी चले जाते हैं। सर आगे क्या जाना है? पता तो है, वही है, ये तो कभी होगा ही नहीं। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, इसी का उल्टा कर दिया इन्होंने बस। ये क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आरआरबी का क्वेश्चन था कुछ हलवा 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 करना है, ऐसे हलवा बनाया, 15-20 मिनट लगे, बन गया, तैयार हो गया, हाथ लगाया, हो गया आंसर। तो आंसर निकालने आसान है बेशर्ते आपने प्रैक्टिस की हो, बेशर्ते आपने प्रैक्टिस की हो। मैंने प्रैक्टिस कराई है अच्छे से, हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज़ मैंने आपको उसके न्यूमेरिकल्स के साथ कराई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डेल्टा एन का मतलब क्या है?
अभी अभी बता के हटाऊँ। टोटल मोल्स, नहीं सर, टोटल मोल्स तो होगा ही नहीं, टोटल मोल्स नहीं होगा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स, यस सर, यस सर, यस, गैसियस मोल्स होंगे। अभी अभी तो आप बता के हटे हो, प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स माइनस कर दो, यानी कि आपके कौन से मोल्स निकल जाएंगे, गैसियस मोल्स निकल जाएंगे। ये सही होगा सर, ये वाला और ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाया ही नहीं जाएगा। कंसंट्रेशन की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, कंसंट्रेशन की हम बात कर ही नहीं रहे, हम डेल्टा एन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ होता है केपी और केसी के रिलेशन में, यानी कि यहाँ पर केपी और केसी दोनों की बात हो रही है, ना कि केसी की अकेले की। इसीलिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैसियस मोल्स होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट मत घटा दो, जो गैसियस मोल्स बच जाएंगे वो आंसर हो जाएगा, वो डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया ना। और नॉन गैसियस की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि जो डेल्टा एन है उसके अंदर आप देखिए, डेल्टा एन कहाँ लगता है, केपी और केसी के रिलेशन में लगेगा। तो केपी और केसी के रिलेशन में लगेगा, अगर वो गैसियस नॉन गैसियस होंगे तो क्या केपी काम करेगा, केपी कभी निकल पाएगा? अगर नॉन गैसियस होंगे, जो उसमें गैस ही नहीं है, क्योंकि केपी जो होता है वो ओनली गैस गैस रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है। तो क्या आप केपी कभी निकाल पाओगे? नहीं, ज़िंदगी में नहीं निकाल पाओगे, अगर आप वो नॉन गैसेज होगी, ठीक है, नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए नॉन गैसेज तो आंसर होगा ही नहीं, और ये वाला तो होगा ही नहीं। रिएक्टेंट पर से प्रोडक्ट घटा दो, ऐसा थोड़ी ना होता है, या तो क्वांटिटी घटाई जाएगी या मोल्स घटाए जाएंगे, इसमें तो मोल्स और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बोला। समझ आया? किसका? ग्रुप डी का पेपर को क्वेश्चन था। अरे ऐसे ही उड़ा दिया हलवा है सर ये तो। अगला देखो, अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 हो तो, सर कितना आसान क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है सर। देखो बच्चों, आसान तो है, लेकिन उसी को आता है ना जिसने हमारे साथ प्रैक्टिस की थी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 हो, डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 हो, तो बच्चों हमारे पास रिलेशन क्या होता है, के पी इज इक्वल टू के सी ऑफ आर टी ऑफ डेल्टा एन, यही होता है डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 कर दी जाए, यहाँ पर समझा दूँ, इधर इधर ही समझा देता हूँ मैं, तो के पी इज इक्वल टू के सी ऑफ आर टी की पावर 0। और मैथमेटिक्स कहता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। तो बच्चों ये बन गया 1, तो क्या आ जाएगा के, अगर ये 1 बन गया तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो के सी इज इक्वल टू के पी, के सी इज इक्वल टू के पी। तो क्या हमने प्रूव नहीं किया? किया था सर, पहले भी हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इसका न्यूमेरिकल मैंने कराया था। तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा। ये तो नहीं होगा सर, हमने प्रूव ही किया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ये वाला बचा। तो बच्चों निकालना भी आसान है, बशर्ते आपने क्वेश्चन किए हो। शर्त ये रहेगी कि क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए प्रैक्टिस के बगैर मैं क्वेश्चन कराता ही नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। अब ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन में है, तो आप लोग एकदम चौंक गए होंगे, लेकिन आपका बेस जो है यहीं से क्लियर होगा, आपको पता चलेगा मैंने क्या कुछ किया है एग्जाम में, क्योंकि मैंने इससे पहले क्वेश्चन करा दिए थे, इन सब के पहले करा चुका हूँ मैं प्रैक्टिस यार, कितनी बार कराऊँ। अब तो मैं सीधा न्यूमेरिकल्स पे चलूँगा, प्रीवियस ईयर पे चलूँगा, ठीक है। अब देखिए अगला, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, यानी कि सीडीएस के 2025 अभी अभी का एग्जाम, ताज़ा एग्जाम हुआ है जो 2025 में अप्रैल को हुआ था, अप्रैल में हुआ है 2025 का, ठीक है। शायद आगे भी है सीडीएस का 2025 का एग्ज़ाम, सेकेंड एग्ज़ाम का जो उसमें हुआ है 2 सितंबर के एग्ज़ाम में हुआ, सितंबर को हुआ है, 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर को हुआ है। उसके अंदर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, शायद अगले अगले उसमें आ जाए, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हो सकता है, पॉसिबल है आगे आने के। एनडीए के भी है, एनडीए के भी क्वेश्चन मैंने लिखे थे। तो देखिए जहाँ मोल्स ज़्यादा हो, देखिए बोला गया है प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, क्या जहाँ मोल्स ज़्यादा होंगे वहाँ करेगा? क्या जहाँ मोल्स कम होंगे वहाँ करेगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड करेगा? बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। अगर इक्विलिब्रियम पर हम प्रेशर बढ़ा देते तो कहाँ काम करेगा? कहाँ काम करेगा? लेफ्ट साइड, राइट साइड, जहाँ मोल्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे? बताओ किस में काम करेगा? बताओ 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 बताओ। और ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्चुअल समझाया था, कंसेप्ट से समझाया था। बताओ क्या आएगा? सर पहली बात तो यह है, राइट और लेफ्ट तो कुछ होगा ही नहीं,
ये तो कहीं कहाँ से डाल दिया सर इन्होंने ऑप्शन में, ये तो होना ही नहीं था। चलो बच्चों ये उड़ा दिया आपने, अब इनकी बात करेंगे। अगर बच्चों हम बात करते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो मोल्स घटेंगे। याद रखो, जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो मोल्स घटेंगे। घटेंगे किसके? प्रेशर के ना। ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर मोल्स को घटाते चलता है, क्योंकि एटीएम बढ़ाना होता है इसको। एटीएम का इसकी यूनिट होते है प्रेशर की, प्रेशर की यूनिट एटीएम, वो बढ़ानी होती है इसको, तो ये मोल्स को घटा देता है। उस तरफ रिएक्शन झुक जाती है। अगर प्रोडक्ट की तरफ कम मोल्स होंगे तो प्रोडक्ट की तरफ झुक जाएगी रिएक्शन, और अगर जो उसके रिएक्टेंट की तरफ होंगे तो रिएक्टेंट की तरफ झुक जाएगी। झुकने का मतलब क्या होता है सर? रिएक्शन कोई ऐसे थोड़ी ना बनेगी, टेढ़ी रिएक्शन थोड़ी ना बनाएंगे हम। इतना कुछ मैंने लिख दिया इस पे, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको झुकने का मतलब। मैं झुकने का मतलब बता देता हूँ आप लोगों को। रिएक्शन क्या टेढ़ी हो जाएगी सर? रिएक्शन की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और झुक जाएगी? ऐसा नहीं है बच्चों, तुम लोग क्या क्या सोच लेते हो पता नहीं। देखो, रिएक्शन झुकने का क्या मतलब है, जैसे कोई रिएक्शन है A+B। अब रिएक्शन मैं नहीं दूंगा, मैं सीधा सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा। C+D बना है, ये प्रोडक्ट बना है। C+D सर, ABCD प्लस, अरे मैंने आपको बताया है, कभी कभी दो रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, दो दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ऐसा होता है भाई, दो प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब प्रोडक्ट वगैरह को छोड़ दीजिए, अब ध्यान से सुनिए। अगर ये चीज़ है, ये चीज़ है, अगर यहाँ पर मोल्स कम हो जाएंगे तो रिएक्शन झुक जाएगी। झुकने का मतलब ये नहीं कि ये टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होगी। रिएक्शन यही रहेगी। लेकिन होगा क्या, जो प्रोडक्ट बनने की स्पीड होगी ना, प्रोडक्ट बनने की स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बनने की स्पीड पहले से ज़्यादा बन जाएगी। लेकिन लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये इस तरफ झुक गई, मान के चलिए ये सीधी थी रिएक्शन, ऐसे झुक गई, तो बताइए इधर जाना आसान है नीचे की ऊपर आना आसान है? नीचे जाना आसान है, नीचे तेज़ी से जाया जाएगा और ऊपर चढ़ने में दम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये बनने में आसानी होगी और ये बनने में मुश्किल होगी। यानी कि ये स्पीड में बनेगा और ये धीरे धीरे बनेगा, फिर दोबारा बनने के बाद स्पीड में, फिर ये धीरे धीरे बनेगा, फिर स्पीड में, फिर धीरे धीरे, फिर स्पीड में, फिर धीरे धीरे। झुकने का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो मोल्स को घटा देता है, तो ये आंसर आएगा। सिंपल है, मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया था और ये सब अभी भी कंसेप्चुअली समझा चुका हूँ। लॉजिकली समझा करो बच्चों, लॉजिकली समझे। छोटे छोटे एग्जाम्स में, अरे एनडीए कोई छोटा मोटा एग्जाम है क्या? छोटा मोटा एग्जाम है? यूपीएससी कंडक्ट कराती है इसका पेपर, यूपीएससी। सीडीएस, सीडीएस के छोटा मोटा एग्जाम है, ये रहा सीडीएस, सीडीएस का छोटा मोटा एग्जाम है। अरे इसका पेपर भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इसका और इसका पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ऑफिसर लेवल रैंक होती है ये, 2.5 से 3 लाख सैलरी वहां पर। सीडीएस और एनडीए हलवा है क्या? नहीं, क्वेश्चन का बेसिक क्लियर है, क्वेश्चंस मेरे क्लियर है। मैंने आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ ये सब, आपको लगा होगा सर हाँ अच्छे से हमें कर चुके हैं ये सब। हाँ अपने अच्छे से कराया है। अभी देखिए आगे आगे देखिएगा क्वेश्चन कैसे है, आगे आगे देखो होता है क्या। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कैसा होता है? क्या प्रोडक्ट की तरफ गिर जाता है, क्या रिएक्टेंट की तरफ गिर जाता है, चेंज नहीं होता या रैंडम? देखिए बात यह है, चेंज होने की तो बात कहीं है ही नहीं, ना ही रैंडम की कोई बात होगी। ठीक है, चेंज होने की और रैंडम की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, चेंज होने की और रैंडम की बात कहीं होगी ही नहीं सर। एसएससी के पेपर में आया है, जीडी 2023 ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का, उसमें आया है। तो बताइए क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या हो सकता है? क्या प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगी या फिर रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन जाएगी? सर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्टेंट कम होंगे
और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। जीडी एसएससी, अभी बहुत बवाल मचा दिया था एसएससी ने, बहुत ज़्यादा ही बवाल। अब देखिए, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? एयरफोर्स का जो अग्निवीर का एग्ज़ाम होता है, अग्निवीर का एग्ज़ाम, एयरफोर्स का एग्ज़ाम में सारा नॉन मेडिकल ज़्यादातर आता है और मैथमेटिक्स आती है, नॉन मेडिकल का ज़्यादा आता है, तो साइंस में है ही है केमिस्ट्री। तो 2020 में आया हुआ है एयरफोर्स के। बोला गया है ली चार्टलियर प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पर, स्ट्रेस कम करने पर, ये तो होगा ही नहीं, ये खुद में एक प्रिंसिपल है। एटॉमिक थ्योरी ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ये तो होगा ही नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें रिएक्शन की बात हो रही है, तो एनर्जी कंजर्वेशन किस में करेंगे भाई? रिएक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ी ना होती है, या तो होगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या मैग्नेटिक के अंदर, इन चीज़ों में ज़्यादा होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात ही नहीं बनती यहाँ पर। स्ट्रेस कम करने की बचा यही है सर, तो इसी को लगाओ ना। स्ट्रेस कम करने के ऊपर बेस्ड होता है ये, स्ट्रेस कम करने के ऊपर बेस्ड होता है। तो देखिए, ये तरीका काम का है ना, जो चीज़ नहीं है पहले उसको दफ़ा करो, यहाँ से निकालो उसको, तो बाकी आ जाएगा। अब कल ही मैंने एक टॉपिक कराया था, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल कौन सा है? सीडीएस के 2025 बोला था ना, सीडीएस के एग्जाम्स मिलेंगे, इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, सीडीएस के, एनडीए के भी मिलेंगे, सीडीएस के भी मिलेंगे, एफकैट के भी मिले, हर एक तरह के एग्जाम के मिले, क्योंकि ये जो है, ये मैं फाउंडेशन बैच कराता हूँ, एकदम जीरो से एक्सपर्ट लेवल का होता है ये। अभी एक्सपर्ट लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, अभी कुछ ही टाइम हुआ है बैच को शुरू हुए। अब लोग तो जानते ही होंगे, जो भी देखते होंगे। देखिए, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल क्या होता है, याद कीजिए। मैंने बताया था, कहा था कि बच्चों, जो भी सेम फैमिली के जो लोग होते हैं वही क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। जैसे कि अगर आपके माँ बाप गैसियस है या लिक्विड है, मान के चलिए गैसियस है या लिक्विड है, क्या हमेशा गैसियस में ही होगा? यस सर, अगर गैसियस है तो गैसियस ही होंगे, अगर लिक्विड है तो लिक्विड फेस में होंगे। अगर सॉलिड, सॉलिड को तो सर हम लेते ही नहीं है, आपने बोला तो था सॉलिड तो हमने लेना ही नहीं, वो तो इग्नोर करना है, इग्नोर करना है ना, तो सॉलिड इग्नोर कर देते हैं भाई। लिक्विड लिक्विड फॉर्म या फिर गैस गैस फॉर्म, कहने का मतलब क्या है? अगर अगर सॉलिड की रिएक्शन हो रही है, मान के चलिए मैं सॉलिड का बता दूं, तो वैसे सॉलिड का आंसर नहीं लगाना हमें, सॉलिड की रिएक्शन इग्नोर करनी है, पूरा सॉलिड की रिएक्शन को इग्नोर करते हैं। अगली जो रिएक्शन होती है आपकी, लिक्विड लिक्विड होनी चाहिए, यानी कि पूरी रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट भी लिक्विड होने चाहिए और प्रोडक्ट भी लिक्विड होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इनमें से क्या है। दूसरी बात, गैस की बात करें, अगर गैस की बात की जाए तो गैस में रिएक्टेंट भी गैसियस होने चाहिए और प्रोडक्ट भी गैस होना चाहिए। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। ये देखिए, ये जो सिंबल होता है ये बताता है ये लिक्विड फॉर्म में है कि गैस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड है तो सॉलिड को तो सर हम इग्नोर ही करेंगे, कट आउट। यहाँ पर गैस है नाइट्रोजन, ये भी गैस है नाइट्रोजन, ये भी गैस है। सर ये हो सकता है, होगा क्या है ये सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब होता है लिक्विड, एक्वस का मतलब होता है लिक्विड, कट आउट, क्योंकि फेस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट भी तो सेम होने चाहिए, तो सर नहीं होगा। यहाँ सॉलिड है, यहाँ गैस है, यहाँ सॉलिड है, तो ऐसे तो हो सकता है। नहीं सर, अगर गैस की बात हुई है तो गैस होना चाहिए, लिक्विड की बात हुई है तो लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड को तो हम इग्नोर ही करते हैं। बच गया क्या? N2 गैस फॉर्म में। तो एनडीए के नहीं, सीडीएस के एग्जाम में यूपीएससी कंडक्ट कराती है पेपर। कौन कराती है? यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और अभी 2025 के 2000 ये वाला जो एग्ज़ाम था, ये सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था सीडीएस का, इसमें, और सीडीएस के फॉर्म भी निकल गए होंगे, शायद फॉर्म निकल चुके होंगे, एनडीए के साथ ही निकलते हैं, एनडीए के कुछ एक दो दिन बाद निकलते हैं। 2026 वाले एग्जाम के लिए निकल भी चुके होंगे फॉर्म। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, एफ कैट में आया है, ये भी ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ये एयरफोर्स के लिए होता है, सिर्फ एयरफोर्स के लिए होता है। एयरफोर्स में अगर कोई बच्चा, और ये बीटेक वालों के लिए होता है, जो बीटेक इंजीनियरिंग जिस बच्चे ने की है, इंजीनियरिंग की है जिस बच्चे ने, उसके लिए होता है ये एग्ज़ाम। अगर उसने इंजीनियरिंग की है तो फ्लाइंग ऑफिसर बन सकता है। अगर वो फ्लाइंग ऑफिसर बन सकता है, जैसे ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन एक इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और +2 में आपके पास नॉन मेडिकल वगैरह तो होगी अगर इंजीनियरिंग की है।
तो ये सब होता है इसमें। तो इसके एग्जाम में आया हुआ है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में सब सेम फेस में होते हैं, हेट्रोजीनियस में सेम फेस में होते हैं, डिफरेंट फेस में होते हैं, सिर्फ लिक्विड फेस में होता है, गैस फेस में। पहली बात तो ये है हेट्रोजीनियस की जब बात हुई है तो उसमें गैस और लिक्विड का कोई अलग फॉर्म नहीं बनेगा, उसमें मिक्सचर होता है, अलग अलग फॉर्म में नहीं होता। यानी कि सबका फेस जो होता है वो सेम होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब सेम फेस के होते हैं होमोजीनियस। देखिए सेम फेस का मतलब क्या है, अगर ये गैस फॉर्म में है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी गैस फॉर्म में बनेगा, रिएक्टेंट अगर गैस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी गैस फॉर्म में बनेगा। इसी को बोलते हैं सेम फेस। ये गैस ये गैस ये गैस, इसको बोलते हैं सेम फेस। तो इसका मतलब क्या है, तो सेम फेस वाले नहीं बनेंगे तो कैसे बनेंगे, डिफरेंट फेस वाले। डिफरेंट फेस वाले कैसे, जैसे ये है, सॉलिड वाला भी गिन सकते हैं इसमें, इसमें सॉलिड को अलाउड है। अकेली सॉलिड की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ भी सॉलिड और रिएक्टेंट सारे सॉलिड, यहाँ भी सॉलिड आ जाता अगर, तब इसको इग्नोर करते ये आंसर नहीं होता इसमें, हेट्रोजीनियस में ये आंसर नहीं होता अगर ये भी सॉलिड बन जाता। लेकिन ये गैस फॉर्म में है तो इसको आंसर मान सकते हो आप, ये भी आंसर होगा इसका, ये भी आंसर होगा, क्योंकि सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आया है, इधर से एक्वस फॉर्म, यानी कि फॉर्म चेंज हुई है, सॉलिड ही नहीं रहा। ये पूरा सॉलिड होती ना, ये पूरी रिएक्शन सॉलिड होती, तो इसका मतलब इसको इग्नोर करते ये आंसर नहीं होता, ना तो हेट्रोजीनियस ना होमोजीनियस, ठीक है। और ना ही इक्विलिब्रियम होता है यार, इक्विलिब्रियम को भी हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में सॉलिड को क्या करते हैं बच्चों, इंक्लूड करते हैं क्या, सॉलिड रिएक्शन को हम प्रूव करेंगे इक्विलिब्रियम में, नहीं सर, इंक्लूड तो करेंगे ही नहीं, इग्नोर करते हैं। यस सर, हम सॉलिड रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते ही नहीं, सॉलिड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी निकालते ही नहीं। अभी अभी तो हमने इन क्वेश्चनों में समझा ये बात, ये क्वेश्चनों में समझी है अभी अभी बात। अगला पूछा गया ऑप्शन है आपका, अगला ऑप्शन बोला गया है स्क्वायर करते हैं, सर ये तो होगा ही नहीं, स्क्वायर क्या कर देंगे जब हम उसको इग्नोर करते हैं, ये भी नहीं होगा, जब उसको इग्नोर करते हैं तो डिवाइड भी कैसे कर देंगे। तो आ गया आंसर, आ गया ना। तो किस में आया है, SSC CGL ग्रेजुएशन लेवल, CGL का ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है, ठीक है। यानी कि अब के टाइम पे तो एग्ज़ाम ज़्यादा टफ हो चुका है, थोड़ा थोड़ा टफ हो चुका है, ज़्यादा टफ का क्या है यार, हो जाने दो, हम तो प्रैक्टिस करेंगे। अब टफ का क्या है, हमें हो जाने दो यार, टफ हो रहा है, हम तो प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे ना अपने। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों पर। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि रिएक्शन कोटिएंट क्वाटिएंट क्यू और के का रिलेशन बताता है। बताइए इसमें से क्या बताएगा, क्या वो रिएक्शन रेट बताएगा, नहीं सर, रिएक्शन रेट तो केसी और केपी बताते हैं। क्या बातें करते हो सर आप भी, हमने पढ़ा है सर रिएक्शन रेट कौन बताता है, केपी और केसी। अब याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ केसी का। केसी का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि क्या बनेगा, सी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सी, जो कंसंट्रेशन होगी वो, और उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का प्रेशर ऑफ पी, सॉरी प्रेशर ऑफ सी, यहाँ पर आएगा प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ सी पावर सी, एंड प्रेशर ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी सोच ले अगर इसको, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, ठीक है, प्रेशर ऑफ बी। तो ये होगा बेसिकली, ठीक है। तो रिएक्शन रेट तो यहाँ से निकलता है, तो वहाँ कहाँ चले गए सर, ये तो गलत होगा, आपने टिक कर दिया सर, उस पर गलती से हो गया बच्चों, ये गलत होगा। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम का टाइम, भाई इक्विलिब्रियम की स्पीड केसी और केपी से पता चलती है, कम होगा के, अगर बात की जाए कंसंट्रेशन की, ठीक है, तो केसी बताएगा। अगर गैसियस रिएक्शन की बात की जाए जिसमें गैस होती है सिर्फ, वो वाला प्रेशर केपी बताएगा। तो इक्विलिब्रियम का टाइम स्पीड मतलब एक ही बात है। एनडीए के पेपर में 2024 में आया है फर्स्ट एग्जाम में, जो अप्रैल में होता है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, हाँ सर यही बताता है, हमने कल ही तो पढ़ा है ये,
रिएक्शन किस तरफ जाएगी ये कौन बताता है, क्यू बताता है, कॉन्टिएंट। और ये जो है टेम्परेचर चेंज होने का मतलब ही नहीं बनता सर। टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तब रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, रिएक्शन का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। तो सर ये तो कैसे बोल दिया इसने, पता नहीं। ठीक है, और पेपर के क्वेश्चन ऐसे ही उड़ाए जा रहे हैं, हम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर क्यू के से छोटा हो तो रिएक्शन, नेवी का जो अग्निवीर का एग्जाम होता है उसमें आया है, नेवी में भी नॉन मेडिकल मांगी जाती है, तो उसमें बेसिकली केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स का पेपर होता है, तो वो भी 12th लेवल तक का। बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी सर, बैकवर्ड कैसे चल जाएगी, के क्यू से छोटा है, याद रखना, अगर के क्यू से छोटा है तो बैकवर्ड कभी नहीं चलेगी और रिएक्शन कभी रुकेगी तो नहीं। इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम तो होगा ही, होना ही है इक्विलिब्रियम, तो ये तो बात बनती ही नहीं, इसमें जमती ही नहीं। और बैकवर्ड कभी नहीं चलेगी अगर क्यू छोटा है के से, तो ये बात याद रखना, क्यू छोटा है अगर के से तो बैकवर्ड कभी नहीं चलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में चलेगी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अब अगर क्यू बड़ा है तो फॉरवर्ड को छोड़कर, यहाँ रुकने की छोड़कर, इसको छोड़कर, जब इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा तो रिएक्शन काहे की दे रहे हो भाई, क्यू और के की वैल्यू काहे को पूछ रहे हो, जब इक्विलिब्रियम बनना ही नहीं है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, रुकेगी तो कभी है ही नहीं। अब बैकवर्ड या फॉरवर्ड की बात होती है, सर आपने बताया है अगर क्यू की वैल्यू के से छोटी होगी तो फॉरवर्ड जाएगी, और अगर के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू के से बड़ी होगी तो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन थे हमारे, इतने आसान पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, हमें पता ही नहीं था, पता ही नहीं था, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई तुम लोग। देखो बात होती है प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। जो आपको एक्सपर्ट बनाएगी वो बनाएगी सिर्फ प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, रटना वटना कुछ नहीं, याद रहे ना रहे प्रैक्टिस ही आपको याद करा देगी। क्वेश्चन कोई चीज़ नहीं समझ भी आ रही है ना, उसको 10 बार लिख के देखो, 10 बार भी नहीं समझ आए 20 बार लिख के देखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ में आएगा भाई, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ऐसा करते हो तो आ जाएगा। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है ना, जैसे मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और आगे हो उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन चैप्टर में होते हैं, काफ़ी जगह होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, आगे हम करेंगे उसमें, चिंता मत करो, क्वेश्चंस बहुत करने हैं आगे, अभी बहुत दूर है चैप्टर। ठीक है, अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब ये न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब मैं आपको सब कुछ कराऊंगा अच्छे से। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल अगर नहीं समझ आ रहा, उसको 10 बार कम से कम लिख कर देखिए, 10 बार। अगर वो क्वेश्चन ना आए आपको तो मुझको कहना, आपको समझ आ जाएगा यार इसमें ये हुआ है, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, 10 बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए हम अपनी क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 20th क्वेश्चन, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर की क्लास हो चुकी है, और बात न्यूमेरिकल्स पर थी, और न्यूमेरिकल्स की बात तो कहीं थी ही नहीं इसमें वैसे। ठीक है, ये सब थे आपके सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे सब के सब। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, न्यूमेरिकल्स कल करेंगे कल। ठीक है, किसके, केसी के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, केपी के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, केपी केसी के बीच में रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, और क्वांटिएंट के भी देखेंगे। बाकी तो इसमें कोई न्यूमेरिकल्स इतने खास है ही नहीं, न्यूमेरिकल और तो है नहीं है, यही न्यूमेरिकल्स है, इसी के बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि इसमें कोई और न्यूमेरिकल का चैप्टर टॉपिक नहीं है, तो यही सब होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।